मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स। सो टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जैसे कि डेमोक्रेसी, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, और ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है एंड पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत क्यों है, राइट। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो आप इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो। तो व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम, सबसे पहले क्वेश्चन तो यही आता है कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूशंस को मिलाकर, और वो इंस्टीट्यूशन के फंक्शंस, रोल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूशंस के बीच में रिलेशनशिप क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ये जो सारा सिस्टम है, मैकेनिज़म्स है, इसको कहते हैं हम पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या हुआ? सेट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो पॉलिटिकली इस्टेब्लिश्ड किए गए हैं, राइट। और इन ये इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके बीच में फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स है। और जो मेन पर्पस है इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, ये जो पॉलिटिकल सिस्टम बनाया गया है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो सोसाइटी के रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का सभी जो मेंबर्स हैं उस सोसाइटी के, उनके बीच में फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, राइट। ऐसा ना हो कि कुछ पावरफुल लोग उन सोसाइटी के रिसोर्सेज में कब्जा कर लें। गेटिंग इट? तो जो सोसाइटी में रिसोर्सेज प्रेजेंट है, उनका फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, इसके लिए एक पॉलिटिकल सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया, कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, कुछ मैकेनिज़म्स बनाए गए, राइट। गवर्नमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया गया। तभी तो जब जैसे स्टेट बना तो उसमें गवर्नमेंट बनाए गए, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए। तो आई होप कि पॉलिटिकल सिस्टम क्या है ये आपको समझ में आया यहाँ पर। तो वाई पॉलिटिकल सिस्टम, क्या ज़रूरत पड़ी थी कि पॉलिटिकली इन इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश किया जाए? क्यों ज़रूरत है हमें फ्री एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की? जो जैसे पावरफुल है, जिसमें जितनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी, उसके अकॉर्डिंग ले ले, राइट। बट पॉलिटिकल सिस्टम क्यों ज़रूरी है? अगर इस क्यों को हम समझें यहाँ पर, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अगर हमें सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, सोसाइटी में हमें हार्मनी इस्टेब्लिश करनी है कि सभी चीज़ें तरीके से हों, राइट, ऐसे वायलेंस, अनार्की जैसी सिचुएशन ना हो, तो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी, पीस मेंटेन किया जाए। और इसलिए ज़रूरी था कि एक सिस्टम को डेवलप किया जाए, जो वो सिस्टम बनाया जाए जो हमारे सोसाइटी के वेरियस अफेयर्स हैं उनको मैनेज करे। जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर्स कि रूल कौन करेगा, उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, पावर्स क्या होंगी, राइट। लोग जो हैं सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके राइट्स क्या होंगे, राइट, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो ये सारा सिस्टम बनाने के लिए, स्टेबिलिटी बनाने के लिए, सोसाइटी में शांति रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए ज़रूरी था कि एक सिस्टम बनाया जाए, राइट, ताकि चीज़ों को तरीके से चलाया जा सके, सिस्टमेटिक वे में रन किया जा सके। गेटिंग इट? तो पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ज़रूरी था इस्टेब्लिश करना। कुछ पॉलिटिकल सिस्टम के कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स रखे गए, जैसे जो पॉलिटिकल सिस्टम हम बना रहे हैं, जो जिस तरीके के इंस्टीट्यूशंस हम सेटअप कर रहे हैं, तो उसमें ये डिसाइड किया गया, उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि लीडर कौन होगा, और उस लीडर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगे सोसाइटी में, उस लीडर को पावर्स क्या दी जाएंगी, और सिटीजन्स और लीडर्स जो गवर्नमेंट रहेगी उनके बीच का रिलेशनशिप क्या रहेगा, लोगों के राइट्स क्या रहेंगे, लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगा। गेटिंग इट? तो ये कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स थे पॉलिटिकल सिस्टम बनाने के। कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए पॉलिटिकल सिस्टम में, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखने को मिलती होगी, जो हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में विजिबल होती है, कि जो फोर्स का यूज़ करने की या डिसीज़न लेने की जो लेजिटिमेट पावर है, उसमें मोनोपोली होती है उस लीडर की, या गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं। ये पॉलिटिकल सिस्टम में हम एक गवर्नमेंट बनाते हैं ना, जैसे हम इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, और हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट जाती है वो फेयर तरीके से फेयर इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट बनाते हैं। तो उस गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है कि फोर्स का लेजिटिमेट यूज़ करे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पुलिस का यूज़ करते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में,
राइट, डिफेंस फोर्सेस का यूज़ करते हैं हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में, एक्सटर्नल एग्रेशन को रोकने में, राइट। तो लेजिटिमेट फोर्स यूज़ करती है कई बार। ओके, तो इसमें मोनोपोली है, इसमें गवर्नमेंट की मोनोपोली होती है उस जो गवर्नमेंट सेटअप की है हमने पॉलिटिकल सिस्टम में। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी पुलिस को जो आदेश दे देगा कि आप जाइए यहाँ पर फोर्स इस्तेमाल करिए ना। कई बार आपने एक लाइन सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जो कानून है उसको अपने हाथों में ना लें लोग, क्योंकि कानून को इम्प्लीमेंट करना ये गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आम जनता की नहीं है, राइट। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, क्यों ज़रूरत रही पॉलिटिकल सिस्टम के, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ तक आपको हो गई होगी। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। तो कुछ मेजर टाइप्स मैंने यहाँ पर लिए हैं जिनको मैं डिटेल में थोड़ा डिस्कस करूँगी। और अगर इन पॉलिटिकल सिस्टम में आपको सेपरेट वीडियोस चाहिए डिटेल में, तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, ताकि मैं जैसे डिक्टेटरशिप पे एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम बता रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी। अगर डिटेल में चाहिए तो लेट मी कमेंट बिलो। ओके, तो डिक्टेटरशिप जैसे एक टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम है। अब आपने एक टर्म सुना होगा कि जैसे इवन आम भाषा में भी हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि बहुत ही डिक्टेटर है वो ना। जैसे ऑफिस में अगर आपने कभी काम किया होगा या कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया होगा, तो हम कहते हैं बॉस ना बहुत डिक्टेटर है, सिर्फ अपनी ही चलाता है। मतलब अगर हम जनरल लैंग्वेज में बोलें तो एक पर्सन जिसके पास कंप्लीट पावर है और आसपास के एटमॉस्फेयर में या सोसाइटी में उसकी कंप्लीट मोनोपोली है, फुल कंट्रोल है ओवर द पीपल्स, राइट। तो हम ऐसे पर्सन को कहते हैं डिक्टेटर पर्सन, राइट, जो पर्सनली डिसीजन लेता है, खुद ही किसी से कंसल्ट भी नहीं करता, राइट। ये सारी चीज़ें। तो रूलिंग, अगर पॉलिटिकल सिस्टम में अगर डिक्टेटरशिप की बात की जाए पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट पे, तो एक ऐसा रूलिंग पर्सन, राइट, पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, तो रूलर्स की बात करेंगे यहाँ पर। तो डिक्टेटरशिप वो पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर जो रूलिंग पर्सन होता है, जो रूल कर रहा होता है, या फॉर एग्जांपल जैसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, तो ऐसी गवर्नमेंट जिसका स्टेट के सभी इंस्टीट्यूशंस पे और जो इंटायर सोसाइटी है उसके सभी डायमेंशन में फुल कंट्रोल होता है उस रूलिंग पर्सन का। तो यहाँ पर पावर किसी के साथ शेयर नहीं की जा रही है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है, सेंट्रलाइज्ड पावर है उस रूलिंग पर्सन के अराउंड में। तो फुल कंट्रोल है ओवर द स्टेट इंस्टीट्यूशंस एंड द इंटायर सोसाइटी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये चीज़ आप देखने को कहीं पर मिलती है तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप है। और जब ऐसी बात आती है तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास आता है किसका, नॉर्थ कोरिया के जो रूलर हैं, राइट। तो वो एक ऐसे पर्सन है जिनका फुल कंट्रोल है नॉर्थ कोरिया के जो स्टेट इंस्टीट्यूशन है, इंटायर सोसाइटी है, उन पर फुल कंट्रोल है। तो डिक्टेटरशिप जब भी आपको आए तो ये नाम ज़रूर याद रखना। ओके, और भी बहुत सारे नाम हैं जैसे हिटलर, स्टालिन, नेपोलियन, राइट। तो ये ऐसे रूलिंग पर्सन रहे हैं जिनका अपने स्टेट के इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी पे फुल कंट्रोल रहा है। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी, राइट, तो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स या लिबर्टीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है डिक्टेटरशिप पॉलिटिकल सिस्टम की। तीसरी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस पॉलिटिकल सिस्टम की कि जो ये रूलिंग पर्सन है तो इसने जो स्टेट की पावर्स पर फुल कंट्रोल किया है तो ये फेयर मैनर पे नहीं किया है, राइट। या तो वो रग्ड इलेक्शंस के थ्रू आया है, मतलब धोखाधड़ी करके, और या तो फिर गवर्नमेंट का तख्ता पलट करके अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है इस पर, राइट। देन इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में सिटीज़न पार्टिसिपेशन अलाउड नहीं होता पॉलिटिकल अफेयर में, मतलब इलेक्शन नहीं होते हैं यहाँ पर, राइट। या इलेक्शन होंगे भी तो उनमें लोगों को दबाव बनाकर अपने फेवर में वोट्स लिए जाएंगे, राइट। तो एक तरीके से सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कोई से नहीं होता, राइट। जो रूलिंग पर्सन है कभी सिटीजन से, जो आम जनता है, उससे कभी कंसल्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये एक नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है।
नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी कि जो मीडिया होती है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, चाहे वो लोगों के साथ हो या चाहे वर्ल्ड लेवल पे हो, तो मीडिया एक माउथ पीस ऑफ के रूप में काम करती है उस डिक्टेटर जो गवर्नमेंट है। जो गवर्नमेंट कहेगी मीडिया में वही इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सही गलत क्या है डजेंट मैटर, राइट। जो गवर्नमेंट चाहेगी, जो रूलिंग पर्सन चाहेगा, वही इंफॉर्मेशन मीडिया के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जाएगी। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि जो ये रूलिंग पर्सन है इसकी पावर पे कोई चेक नहीं है, राइट, कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए। तो आई होप कि डिक्टेटरशिप का कॉन्सेप्ट जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये समझ में आया आपको, और कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको यहाँ पर मिल गए। नेक्स्ट देखने को मिलता है एक मोनार्की। तो मोनार्की एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है गाइस जहाँ पर जो पावर होती है ना, ये जो रूलिंग पावर है एक पर्टिकुलर फैमिली पे रिसाइड करती है ये रूलिंग पावर, और ये पावर वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पास ऑन होती है। तो यहाँ पर इलेक्शन का कोई सिस्टम नहीं है जो डेमोक्रेसी में होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जो रूलिंग पावर है वो इनहेरिट कर रही है, राइट। तो एक तरीके से आप देखोगे कि ये जो फैमिली की पावर है ट्रेडिशनल अथॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं। जो किंगडम सिस्टम होते हैं, जो राजा एंड रानी होते हैं, यहाँ पे क्या है, ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी इंजॉय कर रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन मूव ऑन कर रही है, राइट। कई बार जो ये मोनार्क सिस्टम में जो रूलिंग पर्सन है या रूलिंग अथॉरिटी है, इसको लोग, जो उनकी प्रजा है वो रेस्पेक्ट देती है और उनके कमांड्स को फॉलो करती है। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि ये जो मोनार्की सिस्टम में जो रूलिंग पर्सन है या रूलिंग फैमिली है, ये आर्बिट्ररी तरीके से पावर कैप्चर करके रखते हैं या टेरर और फियर का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने किंगडम को स्टैब्लिश रखें। तो जनता पर ये अपनी पावर का भी या जो मिलिट्री है उसका यूज़ करते हैं टेरर क्रिएट करने पे। तो कई तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी। तो नेचुरली जो रिस्पेक्ट करेंगे उस ट्रेडिशनल अथॉरिटी की कि भाई हाँ हमारे मोनार्क हैं, राइट, इस तरीके से, या आर्बिट्री भी हो सकता है ये। तो आप देखोगे कि इस तरीके के कॉमन आप सऊदी अरेबिया, जॉर्डन पे देखने को मिलेंगे। अब मोनार्की सिस्टम में जब भी बात आएगी आपको दो टर्म देखने को मिलते हैं यहाँ पर, एक एब्सोल्यूट मोनार्की, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की अभी प्रेजेंट टाइम पे आप देखोगे कि ग्रेट ब्रिटेन इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, राइट। अभी रिसेंट में जो वहाँ पर चेंज हुआ है पावर का जो ट्रांजिशन हुआ है, तो जो नए किंग बने हुए हैं, अभी तक क्वीन थी, क्वीन की डेथ के बाद से वहाँ पे जो किंग बने हैं, तो इस दौरान ये बहुत चर्चा में रहा ग्रेट ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है। शायद आपने भी इसको न्यूज़ में सुना होगा, राइट। तो एब्सोल्यूट मोनार्की क्या है, जहाँ पर जो ये रॉयल फैमिली है ना, वो अपनी ये रूलिंग पावर को क्लेम करती है कि वो डिवाइन पावर है, डिवाइन राइट है, उन्हें गॉड ने रूल करने का राइट दिया है, एब्सोल्यूट मोनार्की, राइट। तो राजा पे आप देखोगे जो किंगडम सिस्टम है, जो रूलिंग फैमिली है या रूलिंग हेड है यहाँ पर, उसकी पावर अनचेक रहती है। राजा या जो मोनार्क है उसके डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकता कोई, क्योंकि उसे ये पावर कहाँ से मिली है, गॉड के थ्रू मिली है, डिवाइन राइट। तो डिवाइन राइट थ्योरी में आप देखोगे कि जो किंग है, राइट, उसके पावर को वो सही कर रहा हो या गलत कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वो एब्सोल्यूट होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती, और ये मान कर चलते हैं कि किंग कभी गलत नहीं कर सकता, गेटिंग इट। तो एंशिएंट एंड मेडिवल टाइम पे इस तरीके के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे, राइट। ये आप इवन मेडिवल टाइम पे इंग्लैंड, चाइना, ये सारी चीज़ें। मॉडर्न टाइम ऑफ पीरियड में एब्सोल्यूट मोनार्की की कोई जगह नहीं हो सकती, राइट। तो अभी लिमिटेशंस होती हैं इस पर, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस लगाई जाती हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ ने एब्सोल्यूट मोनार्की को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट कर लिया अपने आप को, जैसे ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्पेन, स्वीडन, डेनमार्क। अब यहाँ पर जो ये रॉयल फैमिली थी, इसके जो राइट्स थे उसको लिमिट कर दिया गया। अभी इनको सिंबॉलिक एंड सेरेमोनियल रोल दिया जाता है और वो अपने टाइटल्स का
इस्तेमाल करते हैं। इसके ऊपर काम करता है जो डेमोक्रेसी के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम अडॉप्ट किया गया, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में हमारी पार्लियामेंट सवरेन है, राइट। तो ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ये अनलिमिटेड पावर था यहाँ पर, और यहाँ पे पावर्स को लिमिट कर दिया गया, इसको सिंबॉलिक एंड सेरेमोनियल बना दिया गया। तो ये जब भी मोनार्की लिखना है तो ये दोनों सिस्टम को ज़रूर मेंशन करना, और एग्जाम्पल्स मेंशन करना मस्ट है। नेक्स्ट आता है आपका ओलिगार्की। ओलिगार्की वो पॉलिटिकल सिस्टम है जहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है या जो रूलिंग अथॉरिटी होती है वो कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, जो एलाइट ग्रुप जिसे कह सकते हो आप, और वो पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं। गेटिंग इट। तो ओलिगार्की मेनली माना जाता है ऐसा कि अपनी जो ये डिवाइन जो रूलिंग अथॉरिटी मेंटेन कर रहे हैं, राइट, जो ये गवर्निंग पावर मेंटेन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर वेल्थ, एंड दीज आर द प्रिविलेज, दीज आर द क्लासेस, जो ये पर्टिकुलर क्लास, ये ओलिगार्क्स जो होते हैं ना, ये पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करते हैं, और इन जनरल सोसाइटी में इस क्लास को प्रिविलेज्ड पोजीशन मिली हुई होती है ड्यू टू देयर वेल्थ एंड ऑल, राइट। अब जनरली देखने को मिलता है कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है ये अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ही करने को टॉप प्रायोरिटी रखती है, और इसी के अकॉर्डिंग रूल्स एंड लॉज बनाए जाते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो डिफ्रेंशिएट मैं करूँगी ओलिगार्की और मोनार्क में, राइट। तो मोनार्की सिस्टम में हमने क्या देखा कि मोनार्की सिस्टम में जो पावर थी वो जनरेशन टू जनरेशन मूव कर रही थी, राइट। अब ओलिगार्की में ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ये रूलिंग राइट है ओलिगार्की में, ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इनको ये रूलिंग राइट इनके नोबल इंसेस्ट्री से मिला हो इनको, राइट, मतलब इनके पारिवारिक रूप से इन्हें मिला हो, फैमिली के थ्रू इन्हें जनरेशन टू जनरेशन मिला हो ये स्टेटस रूल करने का, राइट। कई बार ये होते हैं कि मिलिट्री का यूज़ करके या अपनी इकोनॉमिक पावर का यूज़ करके या कुछ ऐसी सिमिलर सरकमस्टेंसेस बना लेते हैं जिसके थ्रू ये अपनी प्रिविलेज्ड पोजीशन इस्टेब्लिश कर लेते हैं सोसाइटी में, और रूलिंग की जो पावर्स हैं वो अपने पास एक्युमुलेट कर लेते हैं। तो ये मोनार्की से डिफरेंट है। मोनार्की में आप देखोगे जो रॉयल फैमिली है वो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रही है, राइट। इसमें ऐसा नेसेसरी नहीं होता है, ओके। तो कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि प्रेजेंट टाइम पे जो डेमोक्रेसीज इवन है, कहने को नाम की तो डेमोक्रेसी है, बट स्टिल यहाँ पे जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इलेक्टेड ओलिगार्कीज होते हैं। कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं सोसाइटी में जो हर बार इलेक्शन लड़ते हैं क्योंकि उनके पास प्रिविलेज्ड पोजीशन है, उनके पास वेल्थ है, इसलिए वो इलेक्शन में कॉम्पिटिट कर पाने में कैपेबल होते हैं और वो जीत करके हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बन जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट के अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट में इवन डेमोक्रेसी है वो भी एक तरीके से इलेक्टेड ओलिगार्कीज हैं। ये ओलिगार्कीज क्या थे? ओलिगार्किक पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्टेड नहीं थे, राइट। ये अपनी पावर और वेल्थ का यूज़ करके रूलिंग पावर को कैप्चर कर रहे हैं। बट प्रेजेंट टाइम में डेमोक्रेसीज में क्या है वही पर्टिकुलर क्लास के लोग, प्रिविलेज्ड पोजीशन जिनके पास है, जिनके पास वेल्थ है, बट वो इलेक्शन के थ्रू अपनी पावर्स को लेजिटिमेट कर देते हैं। अब इंडिया का एग्जाम्पल लें तो इंडिया में आप देखोगे हमेशा ये ब्लेम लगाया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ ही हैं जिनके फैमिली के लोग ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं। इंडिया में कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज़ ही हैं जो पॉलिटिक्स में डोमिनेट करती हैं, गेटिंग इट। तो इस तरीके से कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते हैं कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं ये भी एक तरीके की ओलिगार्कीज़ हैं, बस डिफरेंस ये है कि ये इलेक्शन के थ्रू आई हैं क्योंकि डेमोक्रेसी है यहाँ पर। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ओलिगार्की, और इसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो मोनार्की के साथ में, और प्रेजेंट का ये व्यू जोड़कर आप एडिशनल मार्क्स ले सकते हो, ये वाला पॉइंट जोड़ करके, राइट।
तो जैसे इवन अब कई सारे लोग रसिया को भी इस चीज़ के लिए कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि वहाँ पर जो बिजनेस पर्सन है वो ओलिगार्की क्लास कहते हैं और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रहता है। नेक्स्ट टाइप आ जाता है आपका अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। क्या है, दोनों को समझने, दोनों इंटरलिंक्ड है, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, अभी मैं बताऊंगी। दोनों को पहले कॉमन तरीके से समझते हैं, फिर दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी अभी। तो अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं वो पावर होल्ड कर रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि कुछ पर्टिकुलर लोग ही हैं, मतलब जनता का यहाँ कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा है। कई बार इस गवर्नमेंट को, इस पॉलिटिकल सिस्टम को, जो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट या अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम को नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भी कहते हैं। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ये इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो रूलर्स हैं, राइट, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के थ्रू नहीं आए हैं। राइट, इलेक्शन में इन्होंने मैनिपुलेशन किया है और उसमें अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, अपनी वेल्थ का इस्तेमाल किया है। राइट, तो इस तरीके से गवर्नमेंट ना लेजिटिमेट अथॉरिटी इंजॉय नहीं कर रही है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये डेमोक्रेटिक सिस्टम से डिफरेंट है। दोनों में ही इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के थ्रू आ रहे हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। राइट, तो वो लेजिटिमेट अथॉरिटी हो गई। अथॉरिटेरियनिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म में इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया गया है। राइट, फियर, टेरर, मनी, वेल्थ, इनका इस्तेमाल करके आप अथॉरिटी पे आए हो। तो यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल्स या इंडिविजुअल्स होते हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से अथॉरिटी को कैप्चर करते हैं या पावर को कैप्चर करते हैं। राइट, और जो पॉलिटिकल कम्युनिटी है, जो लोग हैं, उनमें फियर या टेरर क्रिएट करते हैं जिससे कि वो पावर में बने रहते हैं। राइट, तो ये अथॉरिटेरियन एंड टोटलिटेरियनिज्म हो गया। टोटलिटेरियन थोड़ा एक स्टेप आगे होता है अथॉरिटेरियनिज्म से। राइट, कैसे? टोटलिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में वो सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, बट टोटलिटेरियन जो गवर्नमेंट है ये मोर रिप्रेसिव होती है। राइट, इसमें ज़्यादा मतलब लोगों को दबाया धमकाया जाता है। राइट, ज़्यादा वायलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा, ये ज़्यादा मतलब एक तरीके से क्रूरता वाली होती है। राइट, इसमें ह्यूमन राइट्स का जो है सप्रेशन ज़्यादा होगा, ह्यूमन राइट्स लोगों के ज़्यादा वायलेट किए जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से टोटलिटेरियन थोड़ा सा और भी वर्स्ट फॉर्म हो जाता है अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम का। गॉट इट? तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो इस तरीके से जो रूलिंग पार्टी होती है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है, वो अपने हिसाब से रेगुलेट करती है पॉलिटिकल अफेयर्स को, अपने हिसाब से कंट्रोल करती है पॉलिटिकल अफेयर्स को। राइट, सिटीजन्स का कोई से नहीं हो पाता यहाँ पर। राइट, क्योंकि इतना टेरर एंड फियर क्रिएट किया गया है। अब एरिस्टोक्रेसी एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, एग्जिस्ट करता था। तो ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल्स होते हैं, जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो पावर को एंजॉय करते हैं और कैप्चर करते हैं। जो स्टेट पावर से पॉलिटिकल अफेयर में डोमिनेंस एक पर्टिकुलर क्लास का रहता है जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं। राइट, मोस्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी जो पॉलिटिकल सिस्टम होते हैं, मोस्ट ऑफ द, नॉट ऑल, मोस्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेसीज में क्या होता है, जो ये रूलिंग पावर है, राइट, जो अथॉरिटी है, ये भी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास होती है। राइट, कई बार होता है कि यही एरिस्टोक्रेट का बहुत ज़्यादा रोल रहता है मोनार्की सिस्टम में भी। राइट, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि किंग हेनरी थर्ड के टाइम पे यूनाइटेड किंगडम में आपको एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम देखने को मिलेगा, मिडिल एज में फ्रांस में देखने को मिलेगा। राइट, अब ये एरिस्टोक्रेसी क्यों कहा जाता है कि ये रूल करेंगे? मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो इसे अलग करती है ओलिगार्कीज से, तो इनका रहता है, ऐसा माना जाता है या ऐसा कंसीडर कर लिया जाता है कि दीज पीपल्स आर बेस्ट
टू गवर्न, राइट, क्योंकि इनके पास इंटेलेक्चुअल पावर्स है। अब थोड़ा सा हो सकता है आपको डाउट हो रहा होगा एरिस्टोक्रेसी में एंड ओलिगार्कीज में, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करती हूँ। एरिस्टोक्रेसी में इनकी इंटेलेक्चुअल पावर के हिसाब से कि इनमें रेशनैलिटी ज़्यादा है, ये जो पर्टिकुलर क्लास है या जो फ्यू पीपल्स हैं जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनमें इंटेलेक्चुअल पावर्स होती है, इनमें रेशनैलिटी होती है, इसकी वजह से ये रूल करेंगे और ये जनरेशन टू जनरेशन पास भी हो सकता है। गेटिंग इट? एरिस्टोक्रेसी में। ओलिगार्कीज में मेन होता है उनकी प्रिविलेज्ड पोजीशन ड्यू टू उनके जो 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 प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, इसकी वजह से। गॉट इट? तो ये बेसिक डिफरेंस है एरिस्टोक्रेसी में एंड ओलिगार्की में। ओलिगार्की में आपका इंटेलेक्चुअल पावर्स वाला उतना मैटर नहीं करता जितना एरिस्टोक्रेसी में मैटर करता है, कि एरिस्टोक्रेट्स क्या है, इंटेलेक्चुअल पीपल्स हैं और इसलिए इन्हें रूल करने का हक देना चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। तो ये था पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। एक आता है कम्युनिज्म पॉलिटिकल सिस्टम। कम्युनिज्म पॉलिटिकल सिस्टम में क्या होता है, जब भी आप कम्युनिज्म पढ़ेंगे आपको लेनिन, मार्क्स, ये सारे नाम याद आते होंगे। तो कम्युनिज्म पॉलिटिकल सिस्टम में जो आइडिया रूल करता है वो रहता है आइडिया ऑफ क्लासलेस सोसाइटी। तो उस सोसाइटी में क्लास डिवीज़न नहीं होगा कि ये क्लास सुपीरियर है, ये क्लास इन्फीरियर है, ये डिवीज़न नहीं होता है, या रिच क्लास या पुअर क्लास, राइट। इंटायर इकोनॉमी या जो स्टेट या सोसाइटी के जो रिसोर्सेज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल स्टेट के द्वारा होता है। जो गवर्निंग क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, राइट, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है रिसोर्सेज का एंड कंट्रोल करती है उन रिसोर्सेज का। तो कम्युनिज्म में इकोनॉमिक फैक्टर बहुत मैटर करता है कि जो इसे कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। जो रिसोर्सेज हैं इन्हें बोला जाता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन पर कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूशन कौन तय कर रहा है? जो गवर्निंग क्लास है, जो स्टेट है, वो तय कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो कुछ एग्जांपल्स, जैसे क्यूबा अंडर द लीडरशिप ऑफ फिदेल कास्ट्रो, जिसने ये कम्युनिज्म प्रैक्टिस किया। सोवियत यूनियन इसका एग्जाम्पल था जो आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म से रन किया जाता था, राइट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसका ये है कि यहाँ पर इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं, जिन्हें हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, और इन पर ऑनरशिप किसी पर्टिकुलर क्लास की या प्राइवेट पर्सन की नहीं होती है। यहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। जितने भी रिसोर्सेज हैं उनमें सबका कॉमन शेयर है, कॉमन ऑनरशिप है। अब कॉमन ऑनरशिप पे जो गवर्निंग रूल होगी वो उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, राइट। तो जिसकी जिसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे शेयर मिलता है। तो यहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी का आइडिया काम करता है और इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत मैटर करते हैं इस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम में। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि सिटीजन्स की जो बेसिक नीड्स और जो बेसिक शेयर होता है उसके हिसाब से, इस फॉर्मूला के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन होता है रिसोर्सेज का, और ये कौन करता है? गवर्निंग क्लास करती है, राइट। तो ये हो गया कम्युनिज्म सिस्टम। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी आजकल मॉडर्न टाइम पे बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट। इंडिया भी एक डेमोक्रेसी कंट्री है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है इस पॉलिटिकल सिस्टम की, कि डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं। सिटीजन्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, और जो गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, चाहे वो पब्लिक ओपिनियन के थ्रू हो, चाहे वोट के थ्रू हो, राइट, किसी भी तरीके से हो सकता है। ह्यूमन राइट्स एंड उनकी जो लिबर्टीज़ हैं यहाँ पे प्रोटेक्ट की जाती हैं, वेल रिस्पेक्टेड होती हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू फंडामेंटल राइट्स मिले हैं हम इंडियन सिटीजन्स को, राइट। उसमें हमारी लिबर्टीज़, लाइफ को प्रोटेक्ट किया गया है। ये डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जो सिटीजन्स हैं वो राइट टू पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल अफेयर इंजॉय करते हैं। तो पॉलिटिकल अफेयर में आपके इलेक्शंस आ जाएंगे, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, वो राइट टू वोट का इस्तेमाल करेंगे, राइट। इसके बाद जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है इसे एक नाम से जाना जाता है, रूल ऑफ द पीपल,
कि लोगों का रूल है, यहाँ पर लोग डिसाइड कर रहे हैं किसकी गवर्नमेंट रहेगी और किसके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू। तो ये बहुत इजी है इसे समझना। इंडिया के पर्सपेक्टिव पे आप इसे कंपेयर कर सकते हो। तो कुछ एग्जांपल्स हैं यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, इंडिया, जर्मनी, जो बेस्ट एग्जांपल हैं जो प्रैक्टिस करते हैं डेमोक्रेसी के। और भी आप एग्जांपल्स दे सकते हो। तो यहाँ पर जो सिटीजन्स हैं, लॉ के सामने सभी बराबर हैं, किसी को कोई प्रिविलेज्ड पोजीशंस नहीं मिली हुई हैं यहाँ पर। अब डेमोक्रेसी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में आप देखोगे कि जो सिटीजन्स हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रेफरेंडम के थ्रू, राइट, प्लेबिसाइट के थ्रू, बहुत सारे इनिशिएटिव्स के थ्रू। तो कई सारे मैकेनिज़म्स होते हैं जिसमें सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, और जो लॉ बनाए जाने हैं, रूल्स बनाए जाने हैं, उसमें डायरेक्टली अपना यस एंड नो बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो डायरेक्ट पार्टिसिपेट करना टफ हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम कुछ नंबर ऑफ पीपल्स में अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लाख, राइट, कि 10 लाख लोगों में एक हमारा रिप्रेजेंटेटिव होगा, बाकी 10 लाख में एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। ऐसे ऐसे करके हमने ग्रुप डिवाइड कर लिए, और इन सभी ग्रुप के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए जो उस जनता के बिहाफ में जाकर बात रखते हैं, और वो जो रूलिंग पावर है वहाँ पर इंजॉय करते हैं उसको। तो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हो गई कि हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लिया। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम का एक आइडिया लग गया होगा कि ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। तो अगर आपको डिटेल में, मैंने ऑलरेडी बोला है कि अगर इन पॉलिटिकल सिस्टम में डिटेल वीडियो चाहिए कि मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, या कंपैरिजन बिटवीन दीज पॉलिटिकल सिस्टम्स, तो वो उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई जा सकती है। हर एक पॉलिटिकल सिस्टम में एक वीडियो बनेगी आपकी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में, एक बनेगी डिक्टेटरशिप पे, तो उसमें हम डिटेल में समझ सकते हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट है इस तरीके के लेक्चर्स की तो मुझे कॉमेंट ज़रूर करना नीचे, और मुझे ये भी बताना कि आज का डिस्कशन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपको ये वर्थफुल लगता है और हेल्प कर रहा है आपको, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर करना प्लीज़, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।